तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्या एसएससी एमटीएस 2026 9 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग सभी इसमें दोस्तों डिस्कस करेंगे और ये 100% रियल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश क्षेत्र में किस वंश ने उखाड़ फेंका। तो दोस्तों ये आपका इक्ष्वाकु वंश है ना, ये इक्ष्वाकु वंश है दोस्तों, इसी ने उखाड़ फेंका था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका है 2024 में पेरिस ओलंपिक तक भारत ने एथलेटिक्स में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो दोस्तों ये आपका एक सिर्फ मात्र एक नीरज चोपड़ा ने जीता था। और ये नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्या हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता के समय मुख्य बंदरगाह कौन था। क्वेश्चन कंफर्म नहीं है लेकिन ये ऐसे ही आया था। ठीक है, तो ये लोथल था। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है ना, पोर्ट से ही आया था, तो हड़प्पा सभ्यता से आया था। तो दोस्तों यही आपका एक पोर्ट था। अगला आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 107 के तहत एक साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में शुरू हो सकता है। कौन से विधानसभा में, कौन से सदन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत एक साधारण विधेयक संसद के किस सदन में पेश हो सकता है। तो ये दोस्तों संसद के किसी भी सदन में हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को किस समझौते ने सक्षम बनाया। तो ये दोस्तों गांधी इरविन समझौता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चला। यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों की अधिकारों पर विवाद के कारण विफल रहा। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिए थे। ठीक है, कांग्रेस के। चलिए अगला है आपका, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। कितने जीते थे, तो 51 पदक जीते थे। कौन कौन से उसमें पदक थे दोस्तों, ये भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों 16 गोल्ड थे, 15 गोल्ड थे, 16 सिल्वर और 20 क्या ब्रॉन्ज थे। ठीक है, और रैंक इसमें दोस्तों आपका भारत का क्या रहा था, तो दूसरा रहा था। पहले पे दोस्तों आपका जापान रहा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है, करीना कपूर खान की बॉलीवुड स्टाइल पर आधारित किताब का नाम क्या है। दोस्तों उसका नाम क्या है, तो उसका नाम दोस्तों आपका द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दीवा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया की पहली सीमा पर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है जो भारत और नेपाल को जोड़ती है। कौन सा पाइपलाइन है, तो दोस्तों ये आपका कौन सा पाइप था, तो दोस्तों मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका है, प्रसिद्ध बड़ा इमाम बड़ा जो आसिफ इमाम बड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। सभी को पता होगा दोस्तों, ये गोमती नदी के किनारे है, ये लखनऊ में है। चलिए, बड़ा इमाम बड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इस लखनऊ की नवाब आसिफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था, इसलिए इसे आसिफ इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, यही आपका भूल भुलैया है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये दोस्तों 84 सीटें आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितनी हैं, तो ये आपके 47 हैं। एसटी और एससी मिलाकर 131 हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की सीटों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। ठीक है,
अनुसूचित जनजाति उनके लिए दोस्तों अभी हमने बताया 47 सीटें आरक्षित हैं। यदि दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिला दिया जाए तो कुल 543 सीटों में से 131 सीटें आरक्षित श्रेणी में आती है ना। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? ये आर्टिकल 330, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर के निकट स्थित है, मतलब किस शहर के पास स्थित है? तो ये पास पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर कोटा होगा, है ना। रावतभाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ना। लेकिन भौगोलिक रूप से यह कोटा शहर के सबसे करीब यानी कि 50 से 60 किलोमीटर के करीब है। तो इसीलिए दोस्तों कोटा ऑप्शन मारेंगे, ठीक है, ना कि चित्तौड़गढ़, है ना। इसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। हाँ, यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था तारापुर के बाद, यानी कि तारापुर आपका पहला था। क्या? तारापुर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था और दूसरा आपका कौन है? रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों नदी और जल स्रोत, यह संयंत्र चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जहाँ से इसे शीतलन के लिए पानी मिलता है। यह भारत का पहला ऐसा परमाणु केंद्र है जिसमें कनाडाई डायटेरियम यूरेनियम रिएक्टर तकनीकी का उपयोग किया गया था। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। चलिए अगला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का संग्रह कौन सा है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला? तो सभी को पता होगा ये गीतांजलि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का प्रसिद्ध अंग्रेजी संग्रह गीतांजलि सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स है। ये नाम भी आपको याद रखना है, गीतांजलि सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स। इसका प्रकाशन 1912 में लंदन की इंडिका सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुई थी। नोबेल पुरस्कार इसी संग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1931 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। इसकी दोस्तों भूमिका, इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रसिद्ध कवि डब ईट्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डब ईट्स ने, है ना। मूल बंगाली गीतांजलि में 157 कविताएं हैं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद टैगोर ने मुख्य रूप से 103 ही कविताओं का चयन किया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर में कौन सा प्रसिद्ध दरवाज़ा स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा दरवाज़ा स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कौन सा दरवाज़ा स्थित है बताइएगा? दाखिल दरवाज़ा। दाखिल दरवाज़ा यह पश्चिम बंगाल की मालदा जिले में स्थित गौर का सबसे प्रभावशाली प्रवेश द्वार है। इसे 1425 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वारा, ठीक है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वारा बनवाया गया था। इसे सलामी दरवाज़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तोपों की सलामी दी जाती थी। यह लाल ईंटों से बने एक उत्कृष्ट टेराकोटा स्थापत्य कला का नमूना भी है। और अलाई दरवाज़ा दोस्तों क्या है? अलाई दरवाज़ा यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किया गया था। रूमी दरवाज़ा यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसे नवाब आसिफ उद्दौला द्वारा निर्मित किया गया था। बुलंद दरवाज़ा ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे अकबर द्वारा निर्मित किया गया था, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, चेन्नई में वेद समाज की स्थापना किस समाज की विचारों से प्रेरित होकर हुई थी, है ना? किस समाज की? तो दोस्तों ये आपका किस समाज से हुई थी बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका पहले हम लोग देख लेते हैं वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। 1864 में चेन्नई मद्रास में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में से श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। किसकी महत्वपूर्ण थी? यह समाज बंगाल के ब्रह्म समाज के अत्यधिक प्रेरित था। जब ब्रह्म समाज के
नेता केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया। तब उनको विचारों से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के सुधारकों ने इसकी नींव रखी और इस दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है इसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों ब्रह्म समाज हो जाएगा, है ना, ब्रह्म समाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। अगला है आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, डीप एक्स्ट्रा कवर थर्ड मैन ऑफलाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो सभी को पता होगा दोस्तों ये डीप एक्स्ट्रा कवर थर्ड मैन ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था 2001 से 2011 के बीच भारत में ईसाई जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 15.5% थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाइयों की कुल जनसंख्या लगभग 278 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 2.3% है। यदि वृद्धि दर के दशक के दौरान ईसाई धर्म समुदाय की विधि दर देखा जाए तो दोस्तों 15.5% है, दर्ज की गई थी। पिछली जनगणना 1991 से 2001 की वृद्धि दर 22.6 की तुलना में काफ़ी कम थी। ठीक है, यहीं दोस्तों हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 16.8% थी। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 24.6% थी, 24.6%। ठीक है, वहीं दोस्तों सिख जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 8.4% थी और बौद्ध जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 6.1% थी। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण एकदम जान लीजिए फैक्ट। ठीक है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग कुछ और भी